विशाल श्रीवास्तव गिरफ्तार किया गया है। बंगाल एसटीएफ के टीम ने यह गिरफ्तारी की है। बंगाल पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई है, जिससे पूछताछ भी की गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई, बता दें कि इस बंगाल परिणाम के बाद शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई थी और ये हत्या के बाद से लगातार जो सियासी उबाल है वो देखने को मिला था और बंगाल में भी एक कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के सनसनी अब तक फैली हुई है और इस मामले में एक्शन हुआ है। बक्सर से विशाल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है। चंद्रमोहन हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, बक्सर से विशाल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी, इसके क्या मायने हैं और क्या पूरी अपडेट? बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्याकांड के जांच के दौरान एक नाम सामने आया था विशाल श्रीवास्तव का, और उसी की जांच के दौरान बंगाल एसटीएफ की टीम बक्सर पहुंची थी, जहां से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेपट्टी इलाके से विशाल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है और बंगाल एसटीएफ की टीम उसको यहां से लेकर बंगाल गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विशाल श्रीवास्तव के खिलाफ तकरीबन 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें लूट, हत्या, अपहरण जैसे संगीन वारदात न सिर्फ बक्सर बल्कि बक्सर के आसपास के जिले में भी दर्ज है। और इसी जांच के दौरान जब ये शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई थी, उसी की जांच के दौरान एसटीएफ की टीम यहाँ से पहुंची है, जिसके बाद विशाल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद वहां लेकर गई है और साथ ही उसके मोबाइल कॉल को भी खंगाला जा रहा है और साथ ही इसके आपराधिक इतिहास से जुड़े हुए जो इनके शागिर्द हैं उनकी भी कुंडली खंगाली जा रही है। बिहार एसटीएफ की टीम और साथ ही बंगाल एसटीएफ की टीम दोनों मिलकर साथ में काम कर रही है, लेकिन जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक विशाल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद यहां से बंगाल एसटीएफ की टीम उसको बंगाल लेकर गई थी, जहां आज उससे पूछताछ होगी। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के जो पीए की हत्या हुई है, इसमें विशाल श्रीवास्तव की सहभागिता सामने आई है। जी चंद्रमोहन, बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए जाते रहे कि टीएमसी की कहीं ना कहीं ये साजिश रही, क्या किसी तरीके का बैक सपोर्ट भी विशाल श्रीवास्तव का रहा? बिल्कुल, देखिए, अभी तो इस पूरे मामले की विशाल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जांच चल रही है और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इसकी सहभागिता किस तरह से, और फिर जो ये हत्याकांड हुई थी उस समय ये कहाँ मौजूद था, और साथ ही इसके शागिर्द जो भी हैं उसके भी कुंडली खंगाली जा रही है कि आखिर वो लोग किस किस मामले में पहले से इन्वॉल्व रहे हैं और उनके उस समय के लोकेशन कहाँ मिले हैं। तो जो बंगाल एसटीएफ यहाँ पर पहुंची है उससे काफी जानकारियां सामने आई है और उसी के आधार पर विशाल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद इसको बंगाल ले जाया गया है। क्या अब तक कोई पूछताछ भी हुई है या फिर पूछताछ के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएगी ये टीम? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि विशाल श्रीवास्तव का जो मोबाइल लोकेशन है उसको सबसे पहले खंगाला जा रहा है और साथ ही जो इसके शागिर्द हैं जो इसके साथ मिलकर इस कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए थे उसके मोबाइल लोकेशन को खंगाला जा रहा है। और जो बंगाल एसटीएफ को जानकारी मिली है उसके आधार पर यहाँ पहुंची है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी सहभागिता उस हत्याकांड से जुड़ती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद बंगाल ले जाया गया है। तो अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और पूछताछ होगी उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिर जो ये हत्याकांड हुई थी उस दिन ये कहां पर विशाल श्रीवास्तव मौजूद था और जो इससे जुड़े हुए लोग थे क्या ये भी इस हत्याकांड में उस समय बंगाल में मौजूद थे। तो इन सभी टेक्निकल चीजों को भी खंगाला जा रहा है, मोबाइल लोकेशन को खंगाला जा रहा है और साथ ही मोबाइल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है और उससे कई जानकारियां सामने आ सकती है, ऐसा एसटीएफ का मानना है। जी, बक्सर अलग, बंगाल अलग, घटनाक्रम पूरी बंगाल में होती है, ये बिहार कनेक्शन को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, पुलिस यह मान रही है और एसटीएफ की टीम जो पूरे मामले की जांच कर रही है वो भी यह मान रही है कि विशाल श्रीवास्तव की इसमें सहभागिता हो सकती है और यही वजह है कि बंगाल से जांच करते एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ते हुए यहाँ पर बंगाल पुलिस पहुंची थी, बंगाल एसटीएफ की टीम पहुंची थी, जिसमें बक्सर में रहने के बाद पहले उसका मोबाइल लोकेशन खंगाला गया और उसके बाद जैसे ही जानकारी मिली कि बक्सर शहर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेपट्टी में ये मौजूद था, तभी उसको बंगाल एसटीएफ ने धर दबोचा और साथ ही बिहार एसटीएफ की टीम और वहां की लोकल टीम भी मौजूद थी। तो जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि ये जो हत्याकांड हुई है इसका कहीं ना कहीं सहभागिता जो है वो रही है और यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया चंद्रमोहन इस अपडेट के लिए आपका।
और देखिए, कल इस मामले में धनबाद कनेक्शन भी सामने आया था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि जो बाइक हत्याकांड में बरामद हुई है उसका नंबर फर्जी था। अपराधियों ने धनबाद के एक सेल कर्मी विभाष भट्टाचार्य की बाइक के नंबर का फर्जी इस्तेमाल किया था। हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक के नंबर के आधार पर बंगाल पुलिस कल धनबाद के पाथरडीह पहुंची। पुलिस सेल कर्मी से पूछताछ भी कर चुकी है। तो देखिए, जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था उस बाइक का नंबर फर्जी था। सील कर्मी की बाइक नंबर का इस्तेमाल किया गया था। और जो खबर सामने आई कि धनबाद के पाथरडीह एसटीएफ की टीम पहुंची थी। और देखिए, आज एक और अपडेट सामने आया। विशाल श्रीवास्तव के तौर पर गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद से एसटीएफ की टीम उसे बंगाल लेकर गई है। और कल इस पूरे मामले में एक धनबाद कनेक्शन भी सामने आया था, लेकिन अब तक जो पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि जो बाइक हत्याकांड में बरामद हुई उसका नंबर फर्जी था, यानी कि नंबर प्लेट पर नंबर बदला गया था और पूरी सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को क्या अंजाम दिया गया था। अपराधियों ने धनबाद के एक सेल कर्मी, जिनका नाम विभाष भट्टाचार्य बताया जा रहा है, बाइक के नंबर का फर्जी इस्तेमाल किया गया था और हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक के नंबर के आधार पर बंगाल पुलिस कल धनबाद के पाथरडीह पहुंची थी। पुलिस सेल कर्मी से पूछताछ भी की गई, लेकिन पूरा मामला जब सामने आया तो पता चला कि कैसे इस नंबर का गलत इस्तेमाल किया गया। संजय गुप्ता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, जो बाइक का नंबर वो फर्जी इस्तेमाल उसका किया गया, ये क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई और जो धनबाद कनेक्शन एसटीएफ ने जोड़ा था उसमें अब तक क्या रिजल्ट सामने आया है? फिलहाल तो जो है बाइक को बंगाल पुलिस ने जब्त कर लिया और इसके बाद भी जगह जगह पे जो है छापेमारी अभियान चलाने की बात की जा रही है, लेकिन अब तक जो है धनबाद पुलिस इस मामले में कोई जानकारी नहीं दे रही। लेकिन जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की तार यहाँ जुड़ी है, उससे यहाँ पर भी अब जांच शुरू हो गई है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या बात है जो इस तरह के नंबर का उपयोग किया गया था। क्योंकि जो सेलकर्मी यहाँ पर काम कर रहे हैं वह बर्नपुर में भी काम कर रहा था और इसी का यही कारण है कि पश्चिम बंगाल पुलिस की जो है सर यहाँ पर जो है सर घर आ गई और यही कारण है कि यहाँ के पूछताछ के बाद अब सेलकर्मी को बंगाल पुलिस ने कोलकाता बुलाया है और वहां पर भी उनसे पूछताछ करेगी और साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों के भी मालूमात हो रहे हैं, जिसे लेकर उन लोगों की भी तलाश की जा रही है। फिलहाल धनबाद पुलिस के सहयोग से इस तार की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करें कि हत्या में आखिर धनबाद का क्या कनेक्शन है और बाइक का नंबर किन कारणों से यहाँ के सेल कर्मी का प्रयोग किया गया था, क्योंकि बंगाल में जब वह काम कर रहा था और उसी नंबर को यहाँ पर उपयोग किया गया है, तो इससे शक जरा फिलहाल इसकी गुत्थी कब तक सुलझती है, लेकिन धनबाद कनेक्शन होने से कहीं न कहीं बंगाल की जो राजनीति है वह धनबाद तक भी पहुंच गई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। ईरान अमेरिका जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी की जनता से बड़ी अपील की गई। पीएम मोदी ने कहा कि हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। सिकंदराबाद में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कार से सफर करने से बचने की अपील की। पीएम मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए विदेशों में शादी या घूमने को कम से कम 1 साल तक टालने की भी अपील की। साथ ही संकट के समय दान की जगह लोगों से घर के किसी भी कार्यक्रम के लिए सोना साल भर तक खरीदने से बचने की सलाह दी। ये जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें
कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की है। साथ ही कहा कि जहां भी संभव हो सिर्फ पेट्रोल का उपयोग करें, कम से कम 1 साल के लिए विदेशों में छुट्टियां और शादियां टाल दें। पीएम की बात को लोग काफी समर्थन दे रहे हैं। विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डीजल पेट्रोल बचाना है, जितना संभव हो मेट्रो का इस्तेमाल करें। अगर कार से निकलना जरूरी है, किसी और को भी साथ बिठा ले। विदेश यात्रा से बचें, विदेश में शादी पार्टियां ना करें और बहुत जरूरी ना हो तो कोई खर्च एक्स्ट्रा ना करें। सोना खरीदने से बचें। आम लोगों का इस पर क्या कहना है, उनसे ही जानते हैं। जो भी खर्च जो विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हो सकती है वो हमें करना चाहिए और देश हित में, राष्ट्र हित में यह जरूरी है और हम लोग इस पर अमल भी करेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के आह्वान को हम लोग सिरोधार्य कर रहे हैं। दूसरी चीज कि सोना तो कम्प्लीटली नहीं खरीदेंगे और ये डिसाइड कर लिए हैं। रही बात विदेश यात्रा, तो विदेश यात्रा को भी अवॉइड करेंगे। नहीं, अगर बहुत जरूरी हुआ, बाल बच्चे हैं तो जाना पड़ेगा, वो जाया जाएगा। विदेश जाने से बचना चाहिए, क्योंकि विदेश जाने से अपनी करेंसी को हम वहाँ दे देते हैं और खर्चा बहुत बढ़ जाता है। यहाँ महंगाई उससे बढ़ जाएगी, इसलिए नहीं जा करके और यहाँ रोड पर पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है उसको बचाना है। सोलर सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। हम लोग को मानना चाहिए। मतलब आप लोग भी अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे? जी बिल्कुल 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 शामिल करेंगे। बिल्कुल उसको अच्छा पालन करेंगे। मतलब पेट्रोल डीजल बचाने का जो एकदम कल से प्रयोग जारी हो। ये आह्वान जो है उनका पालन, पेट्रोल डीजल का खर्च कम से कम करेंगे। कल से ही अपनी दिनचर्या में उसे शामिल करेंगे। सोना बिल्कुल नहीं खरीदेंगे और मजबूरी हुई तभी अपनी जो कार है उसे निकालेंगे। साथ ही साथ जो भी हमारे साथी होंगे उन्हें अपने साथ लाएंगे ताकि पेट्रोल डीजल बचाया जा सके। विदेश यात्रा से बचेंगे, बहुत मजबूरी हुई तभी जाएंगे, लेकिन पार्टी और शादियां वहां नहीं करेंगे, क्योंकि पीएम का संदेश आया है और उस संदेश को हम बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और उसका पालन करेंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। अब देखिए, पटना के लोगों को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। मंदिरी नाला पर बनी सड़क का आज सीएम सम्राट चौधरी उद्घाटन करेंगे। इस सड़क के बनने से लोगों को जाम से राहत मिलेगी। इसके साथ ही कई और फायदे होंगे। तो आज बड़ी सौगात पटना वासियों के लिए। मंदिरी नाला पर बनी सड़क का आज सीएम सम्राट चौधरी उद्घाटन करने वाले हैं। 115 करोड़ की लागत से ये पथ बना है। बेहतरीन कनेक्टिविटी, समय की बचत होगी। 1.3 किलोमीटर लंबा नाले पर यह पथ बना है जो आयकर गोलंबर से 2-3 मिनट में जेपी गंगा पथ तक लेकर के जाएगा। बांसघाट से भी सीधा ये जेपी गोलंबर जुड़ा हुआ है। 3.5 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनी है। जेपी गंगा पथ पहुंचना आसान हो जाएगा। नाले को बंद करने के लिए यह हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अत्याधुनिक कंक्रीट बॉक्स तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। कम समय में पीएमसीएच भी पहुंचा जा सकेगा। तो शहर को नई रफ्तार मिलने जा रही है। ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी।
पटना वासियों को एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। मंदिरी नाले पर सड़क का निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से जारी था, जो अब बनकर तैयार हो गया है और उद्घाटन के लिए बिल्कुल तैयार है। आज मंदिरी नाले पर जो सड़क बनाया गया है उसका उद्घाटन होना है। आपको बता दें कि 115 करोड़ की लागत से मंदिरी नाले पर ये सड़क बना है, जिसका उद्घाटन आज होगा। इस सड़क का नाम बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा के नाम पर रखा गया है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिताजी हैं, और उन्हीं के नाम पर इस सड़क का नाम रखा गया है, जिसका आज उद्घाटन होना है। आपको बता दें कि इस सड़क के उद्घाटन के बाद से लोगों को जाम से निजात मिलेगा, और देख सकते हैं कि उद्घाटन से पहले जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। इस सड़क के बन जाने से बेली रोड पर होने वाले ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी, और नितिन नवीन के पिता के नाम पर इस सड़क का नाम रखा गया है। आपको बता दें कि इस सड़क के निर्माण कार्य के बाद अब इनकम टैक्स से गांधी मैदान जाना बेहद आसान होगा। और पहले जो यहाँ की तस्वीर थी वो शायद आपको याद होगी, बड़ा सा नाला और दोनों तरफ जो झुग्गी झोपड़ियां हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं कि 4 पतले पतले जो सड़क है वो नजर आ रहे हैं। 2 मेन रोड है, 2 ब्रांच रोड बनाए गए हैं, और इससे यातायात काफी सुगम होने वाला है, और यहाँ रहने वाले लोगों को भी इस सड़क मार्ग से काफी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि मंदिरी नाले पर बनी सड़क की कुल लंबाई 1289 मीटर है। इस पथ की प्रशासनिक स्वीकृति राशि 115 करोड़ रुपए है। कार्य प्रारंभ सितंबर 2023 में हुआ था और कार्य समाप्ति 25 मार्च 2026 को हुआ है। सर्विस रोड 3.5 मीटर और ड्रेन जो चौड़ाई है उसकी वो 1 मीटर है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर टीआरई 4 को लेकर के है। आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बैठक करेंगे। शिक्षा विभाग के एसीएस समेत सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। कई महत्वपूर्ण मुद्दों और योजनाओं की समीक्षा भी शिक्षा मंत्री करेंगे। टीआरई 4 के विज्ञापन में देरी की वजह भी मंत्री जानेंगे। पीटी मेंस को लेकर हो रहे विरोध पर भी समीक्षा होगी। आज की महत्वपूर्ण बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। शिक्षक बहाली समेत आगामी परीक्षा में पीटी मेंस पर प्रस्ताव, बीपीएससी के प्रस्ताव के बाद ये बवाल मचा है। रजनीश कुमार हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रजनीश, टीआरई 4 के जब अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे थे और उसी दिन शिक्षा मंत्री का एक्शन भी देखने को मिला था, कई आश्वासन उन्होंने दिया था, और आज अहम बैठक, क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल, शिक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है टीआरई 4 की बहाली करना, और ऐसे में पदभार ग्रहण करने के दिन ही शिक्षा मंत्री के सामने जो है बड़ी चुनौती सामने आई, क्योंकि इस सड़क पर हजारों अभ्यर्थी उतर गए थे टीआरई 4 की बहाली की मांग को लेकर। 2 मांगे हैं। एक तो पहला मांग है कि विज्ञापन जल्द जारी हो। दूसरी मांगे हैं जो बीपीएससी ने भी प्रस्ताव भेज दिया है कि आगामी जो भी परीक्षा होगी उसमें पीटी मेंस लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि सभी बिंदुओं पर आज शिक्षा विभाग में दोपहर 12 बजे के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जो है बड़ी बैठक करेंगे। एसीएस बी राजेंद्र के साथ तमाम 2 अधिकारी रहेंगे, वो मौजूद रहेंगे, और माना जा रहा है कि आज की जो बैठक है उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आश्वासन दे दिया है कि बहाली नहीं फंसेगी और टीआरई 4 का जल्द ही विज्ञापन भी जारी होगा। ऐसे में देखना यह है कि आखिर आज की बैठक जो है उसमें क्या फैसला हो पाता है, शिक्षा मंत्री की समीक्षा का परिणाम क्या निकलता है, क्योंकि शिक्षा विभाग के सामने बड़ी चुनौती है और अभ्यर्थी जो है लगातार आंदोलन के मूड में है, क्योंकि गांधी मैदान में आंदोलन के बाद छात्र नेता दिलीप जो है वो जेल भेजे गए, जबकि 5000 से अधिक अज्ञात अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया गया है। और ऐसे में अब धरना प्रदर्शन और अनशन की भी प्लानिंग चल रही है कि गर्दनी बाग में सभी जो है अब अनशन और धरना पर बैठेंगे, जिससे पहले शिक्षा मंत्री चाहते हैं कोई रास्ता निकले और इसका परिणाम सामने आ सके। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका रजनीश। और चलिए न्यूज़ 18 पर